Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with Indian Polity series. In this lecture, we will study part 8 of the Constitution of India, which is about union territories. People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Amazing thought. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज जो हम पार्ट स्टडी करने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पार्ट 8 जिसका टाइटल है यूनियन टेरिटरीज। तो हम जैसे कि स्टडी करने वाले यूनियन टेरिटरीज, जिस तरह से इंडिया में स्टेट्स होते हैं वैसे यूनियन टेरिटरीज भी होती है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ये सब आज हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 इतने आर्टिकल्स हम स्टडी करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो पार्ट 8 है इसमें कौन कौन से आर्टिकल हमें देखना है। सबसे पहले इसमें आर्टिकल आता है 239, फिर आता है 239A, 239AA, 239AB, 239B, 240, 241 एंड 242 इतने आर्टिकल्स है रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है। देखिए ये जो अभी टॉपिक है विच इज यूनियन टेरिटरीज, ये अभी इस पे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा इसीलिए क्योंकि नई यूनियन टेरिटरीज बनाई गई है। और कौन सी बनाई गई है आपको पता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, द क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज is an expression of India's geography. Discuss in the light of recent creation of union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir. ये हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को इंक्लूड करके ही ये जो हमारा पूरा टॉपिक है यूनियन टेरिटरीज इसको कवर करने वाले। हम यूनियन टेरिटरीज के जो टॉपिक, यूनियन टेरिटरीज वाला जो टॉपिक है उसमें के सबसे पहले एक बेसिक चीज आपको बता देता हूँ। एक आर्टिकल 1 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो ये बताता है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें क्या क्या आता है। तो इसमें 3 कैटेगरीज ऑफ टेरिटरीज आती है, यूनियन टेरिटरीज भी उसमें इंक्लूड होती है। तो 3 कैटेगरीज आती है। एक होता है टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यानी उसका मतलब ये है कि इसमें पूरे राज्य जितने हैं इंडिया में वो पूरे आ जाते हैं। आपको पता है इंडिया में टोटल अभी 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स। उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज आती है जितनी भी इंडिया में है। ओके, जितनी भी इंडिया में है का मतलब है आपको पता है अभी कितनी है। सबसे पहले 7 थी, फिर 7 प्लस 2 हो गई, 9 हो गई, फिर उसमें से -1 हो गई क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरीज जो है वो मर्ज हो गई, तो इसका आंकड़ा आता है अब 8 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में है। कौन कौन सी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको इस लेक्चर में पता चलने वाला है। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आर्टिकल 1 जो है उसमें ये भी दिया है कि जो टेरिटरीज है दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितनी भी टेरिटरीज हासिल करते जाएगी, जितनी भी एक्वायर करती जाएगी, वो टेरिटरीज भी आर्टिकल 1 के दौरान इंडिया के टेरिटरी का हिस्सा बनते जाएगा। तो यूनियन टेरिटरी ये आर्टिकल 1 में तो दिया हुआ ही है। ये सब चीजें हमको ऑलरेडी पता है। अब हम देखते हैं कि यूनियन टेरिटरीज बनाई कैसे जाती है और क्या क्या इसके प्रोविजन है, ये सब अभी हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट अभी आपको ये सबसे बड़ा जो टेंशन आया हुआ है कि 8 यूनियन टेरिटरीज कैसी है, 9 होनी चाहिए थी, तो मैं आपको ये बता देता हूं एट प्रेजेंट कैसे यूनियन टेरिटरीज है। 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर। सबसे पहले आपको पता है अंडमान एंड निकोबार ये यूनियन टेरिटरीज है, ये 1956 में इंडिया की यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। उसके बाद दिल्ली एक यूनियन टेरिटरीज है जो 1956 में यूनियन टेरिटरी बनती है। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरीज है, 1956 में बनाई गई थी। पुदुचेरी 4th यूनियन टेरिटरीज 1962 में बनाई गई थी। चंडीगढ़ 1966 में यूनियन टेरिटरी बनती है। जम्मू एंड कश्मीर जो है ये 2019 में बनती है। लद्दाख भी 2019 में बनती है। उसके पहले, इन सब के पहले 1961 में दादरा एंड नगर हवेली को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और 62 में दमन एंड दीव को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। बट 2020 में क्या हुआ, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव जो है इन दोनों को एक कर दिया, एक ही यूनियन टेरिटरी मिलकर बना दिया, और ये हुआ 2020 में। इसके चलते टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई 2020 तक। तो यहाँ पे पूरे ईयर्स दिए हैं। ये 61 में दादरा नगर हवेली बनी थी और दमन दीव जो है ये 1962 में बना था। 2020 में इन दोनों को एक कर दिया और ये दोनों मिलके एक यूनियन टेरिटरी बनती है। तो इस तरह से इतनी 8 यूनियन टेरिटरीज अभी इंडिया में प्रेजेंट है। अब आपको पता चल गया कि यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है, उनका नाम क्या है। अब हम देख लेते हैं कि यूनियन टेरिटरीज बनाई कैसे जाती है। तो क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी देखते हैं सबसे पहले।
सबसे पहले हमको देखना है कि यूनियन टेरिटरीज बनाई कैसी जाती है, उसमें हम ब्रिटिश रूल के समय पे जाते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा जो सीरीज है ये कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं पॉलिटी के जो बचे हुए लेक्चर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ब्रिटिश रूल आपको पता ही है किस तरह का रहा है। ओके, सो ब्रिटिश रूल अगर हम पॉलिटी से रिलेटेड देखते हैं तो ब्रिटिश रूल में कुछ एरियाज रखे थे ब्रिटिश ने, जिसको वो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कहते थे 1874 में। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट जैसे कि आज यूनियन टेरिटरीज होती है, वैसे ब्रिटिश के वक्त शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। ये 1874 की बात है। धीरे धीरे इनको चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस कहा कहने जाने लगा, क्योंकि जो चीफ कमिश्नर हुआ करते थे उनके अंडर ये प्रोविंसेस आते थे, जैसे कि आज यूनियन टेरिटरीज होती है। सो वही यहाँ पे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बन गए। इंडिपेंडेंस के बाद हमने ये सब चीफ कमिश्नर जो प्रोविंस थे उनको पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स में डाल दिया। तो ये सब हमने इंडिपेंडेंस के बाद किया। और 1956 में जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करते हैं हम, आपको पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है, ऑलरेडी हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। सो 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होता है बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, क्या किया जाता है, तो ये जो पार्ट सी और पार्ट डी के जो स्टेट्स हमने रखे थे जो कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे पहले, वो स्टेट्स को हमने डायरेक्टली नाम दे दिया यूनियन टेरिटरीज। और पार्ट सी स्टेट और पार्ट डी स्टेट्स ये चीजें जो थी ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कर दी और इन सभी को डाल दिया यूनियन टेरिटरीज में, और ये सब बन गए यूनियन टेरिटरीज। तो याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरीज लाते हैं हम 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और दूसरा है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जो कि 1956 का था। सो अब हम देखने वाले हैं रीजंस बिहाइंड क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सबसे पहले हमें देखना चाहिए। क्या कारण है कि यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है? सबसे पहला है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, यानी कुछ राजनीतिक कारण है और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण है, जिसके कारण हमें कुछ रीजन्स को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हम यही हमारे माइंड में सवाल होता है कि हम किसी भी राज्य को या किसी भी जगह को जब एक्वायर करते हैं या फिर जब किसी से हमें वो हासिल होती है, तो हम उसे यूनियन टेरिटरीज का दर्जा क्यों देते हैं, हम उसे स्टेट क्यों नहीं बनाते हैं पहले? तो कुछ कारण होते हैं। तो कारण सबसे पहला ये है कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी पॉलिटिकल अगर राजनीतिक कारण हम देखते हैं तो दिल्ली एक देश की राजधानी है, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कैपिटल होने के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है और पूरा सरकार यहाँ पे रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दिल्ली को हम अलग राज्य नहीं बना सकते, इसी कारणवश हमें दिल्ली को यूनियन टेरिटरीज रखना पड़ता है, ताकि कुछ पावर यूनियन के पास रहे दिल्ली के, और दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चल पाए, पॉलिटिकल जो भी चीजें है वो। तो महत्वपूर्ण पूर्ण एक रीजन है दिल्ली, इसलिए उसको बनाया गया। दूसरा यहाँ पे चंडीगढ़ लिखा है। चंडीगढ़ इसीलिए लिखा जाता है कि जो अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ पहले तो दो राज्यों का कैपिटल है, और चंडीगढ़ खुद का भी कैपिटल है एक यूनियन टेरिटरी का। चंडीगढ़ हरियाणा का कैपिटल है, चंडीगढ़ पंजाब का कैपिटल है, और चंडीगढ़ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सॉरी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का भी कैपिटल है। सो अब यहाँ पे क्या होता है, हरियाणा का भी कैपिटल ये, पंजाब का भी कैपिटल ये, तो दोनों का कैपिटल अगर एक ही है तो यहाँ पे ये सवाल है कि ये किसके पास होना चाहिए, जो कैपिटल है वो। तो ये जो बहस चल रही थी कि हरियाणा को मिलेगा या पंजाब को मिलेगा, उससे अच्छा भाई साहब हम आपको फ्री अलग ही इंडिपेंडेंट ही रखते और यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे देते। इस तरह से चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया ताकि इन दोनों का इशू सॉल्व हो जाए कि चंडीगढ़ किसका है। तो चंडीगढ़ किसी का नहीं है, चंडीगढ़ अलग से कि यूनियन टेरिटरी। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल कंसिडरेशन यहाँ पे देखे जा सकते हैं। दूसरी जो बात मैं आपको ये बता दूं तो वो है कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस। जो कल्चर है वो इतना अलग है कि उस जगह को किसी स्टेट में डालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी स्टेट में डालो तो वो स्टेट के साथ उसका कल्चर मैच नहीं होता है। तो ये रीजन जो है, ये जैसे कि पौंडीचेरी, तो पुदुचेरी जो है जिसको पौंडीचेरी भी कहा जाता है, सो पुदुचेरी हो गया, उसके साथ साथ दादरा एंड नगर हवेली हो गया, दमन एंड दीव हो गया। इनको हम ना कि जैसे कि हम अगर दमन दीव की बात करें, दादरा नगर हवेली की बात करें, तो ना तो हम इसे महाराष्ट्र में डाल सकते, ना तो गुजरात में डाल सकते, क्योंकि इनका जो कल्चर है वो पूरी तरह अलग है। एक तरह से पोर्चुगीज लोग यहाँ पे रूल कर चुके हैं, और पुदुचेरी देखा तो फ्रेंच लोगों का था। तो इस तरह से इनका कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस होने के कारण इन्हें एक अलग रीजन बना के रखना जरूरी है। बट हम इसको स्टेट भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम किसी के हाथ में देने से अच्छा हम यही समझते हैं कि सेंट्रल इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखे, और यूनियन टेरिटरी जो होती है उसका यूनियन जो है, इंडिया का यूनियन, वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। तो इस तरह से ये चीजें चलती है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ऐसे रीजन है जिनको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इंडिया से काफी दूर है। अगर हम देखते हैं तो इंडिया का अगर पार्ट देखें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखता है अंडमान एंड निकोबार, फिर यहाँ पे आपको दिखते हैं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में अंडमान निकोबार, ये जितने भी हो गए इंडिया से थोड़े दूरी पे है, और हम अगर किसी भी स्टेट पे, हम किसी भी गवर्नमेंट पे अकेले भरोसा करके कि उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना सकते, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इंडिया से दूर होने के कारण हमें टाइम लगेगा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और कोई भी इस पे एक्वायर कर ले सकता है हमसे। तो ये सब चीजें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए भी हमें
कुछ रीजन को यूनियन टेरिटरी बना के रखना पड़ता है, उसको सेंट्रल के या यूनियन के अंडर ही रखना पड़ता है। दूसरा है कि स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल। सो हम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पे इजीली भरोसा नहीं कर सकते, हमें सेंट्रल पे भरोसा करना होगा, हमें यूनियन के हाथ में ही कुछ एरियाज देना होगा क्योंकि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, या फिर बैकवर्डनेस जो है वो खत्म करना था और सेंट्रल ये काम अच्छे से कर सकता था। ट्राइबल पीपल जो है उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना था। तो ऐसे जो एरियाज है जैसे कि मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सबको हमने स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरीज का ही दर्जा दिया था, बाद में ये धीरे धीरे स्टेट्स बने। सो ये सब चीजें जब हमें लगा कि ठीक है भाई साहब अब इनकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो चुकी है पहले से, तो हमने इसको स्टेट का दर्जा दे दिया। बट इनकी यहाँ पे बैकवर्डनेस अभी भी बहुत ज्यादा है, आपको पता है, उतना इफेक्टिवली कोई काम नहीं हुआ है। सो इस तरह से ये रीजंस है कि क्यों इसको बनाया जाता है यूनियन टेरिटरीज, कोई भी रीजन को। अब मैं आपको ये बता दूं कि 2019 में क्या हुआ। 2019 में ये हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक पहले स्टेट हुआ करता था। आपको पता है जम्मू कश्मीर का पूरा इशू आपको पता है। तो जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, उसके बाद उनको बाइफरकेट कर दिया गया ऑफ टू सेपरेट इनटू टू सेपरेट टेरिटरीज। उसको दो टेरिटरीज बना दिया गया, एक हो गया यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इस तरह से जे एंड के और दूसरा हो गया लद्दाख, ऐसी दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसके जगह पे। सो आज यूनियन टेरिटरीज की जो संख्या है वो बढ़ गई है, ऑलरेडी मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कुछ चीजें लिखी हुई है। वाइल इंट्रोड्यूसिंग द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, अच्छे से याद रखिएगा, बिल का नाम था द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। पार्लियामेंट में ये रखा गया था 2019 में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थे उन्होंने कुछ रीजंस दिए थे कि हम ये बिल क्यों रख रहे हैं, हम क्यों दो नई यूनियन टेरिटरीज बनाना चाहते हैं। इसके जो रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे वो देख लेते क्या है। सबसे पहला रीजन ये था कि लद्दाख डिवीजन जो है ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज लार्ज एरिया, है ना, बहुत बड़ा एरिया है लद्दाख का, ये रीजन था। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। और उसके साथ साथ डिफिकल्ट टेरेन है वहां पे, अगर देखोगे तो हिली एरियाज है और किस तरह से आपको पता है वहां पे लैंड है कि यहाँ से वहां जाना थोड़ा सा मुश्किल काम है यहाँ पे, या फिर वहां पे सेटल होना, हर पूरे ही जगह पे सेटल होना ये पॉसिबल नहीं क्योंकि टेरेन जो है वो डिफिकल्ट है थोड़ा सा वहां का। सो ये सब चीजें थी। ये होने के बाद ये कहा गया है कि वहां के लोगों की डिमांड थी लद्दाख के कि हमको एक स्टेटस दिया जाए यूनियन टेरिटरीज का, यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाए क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में है और ये जो स्टेट है ये इसके चलते इसमें रहने के चलते हमारा उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। तो लोगों ने ये कहा था, डिमांड, ऐसे गवर्नमेंट का कहना है कि लोगों की ये डिमांड थी लद्दाख के कि यूनियन टेरिटरी का हमें दर्जा दिया जाए जिससे हमारे जितनी भी डेवलपमेंट है वो हो सके। सो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है विल बी विदाउट अ लेजिस्लेचर। तो इसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं बनाया गया, बट इसको डायरेक्टली इसी कारण के चलते यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ऐसा गवर्नमेंट ने पहला रीजन दिया। सेकेंड रीजन जो था वो था जम्मू एंड कश्मीर को लेके। सो फर्दर कीप इन व्यू द प्रिवेलिंग इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन। आपको पता है इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिचुएशन था वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था जम्मू एंड कश्मीर में, fueled by क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ओके, सो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पता है आपको, पाकिस्तान से कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके इजीली जम्मू कश्मीर में एंटर हो सकता था। यही गवर्नमेंट का कहना था कि यहाँ पे हम जो सरकार है जम्मू एंड कश्मीर की उन पे ये भरोसा नहीं कर सकते कि वो किसी को आने दे या ना दे। तो वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में। सो यहाँ पे एक ये अच्छी बात होगी हमारे लिए, इंडिया के लिए, कि वो एक यूनियन टेरिटरीज बन जाए, यूनियन टेरिटरी बन जाए जम्मू एंड कश्मीर और वो सेंट्रल के हाथ में आ जाए, यूनियन के अंडर आ जाए। सो ये सब रीजन देके जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो विद लेजिस्लेचर है, वहां पे खुद का एक हाउस है, यहाँ पे खुद के लॉ मेकिंग एक हाउस है, ये आपको याद रखना है, जो कि कहां प्रेजेंट नहीं है, जो कि लद्दाख में नहीं है। सो खुद के लॉ खुद बना सकता है। जम्मू एंड कश्मीर के पास लेजिस्लेचर है, जिस तरह से दिल्ली के पास है, पुदुचेरी के पास है, वैसा जम्मू एंड कश्मीर के पास भी है। हम आगे ये पढ़ने वाले। उसके बाद हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो है वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आर्टिकल 239 से आर्टिकल 241 जो है पार्ट 8 का, उसमें दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलाया जाएगा यूनियन टेरिटरी का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो पूरा एक जैसा नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूं। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरा अलग अलग है।
किसी यूनियन टेरिटरी दिल्ली का अलग होगा, उसके साथ साथ लद्दाख का अलग होगा, ऐसा सबका अलग अलग है, चंडीगढ़ का अलग है, सबका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये प्रेसिडेंट देखते हैं। सो यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट देख रहे हैं, आठ आठ यूनियन टेरिटरीज है, इतना वो कैसे देख सकते हैं? तो वो थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर ये देखते हैं। तो हर यूनियन टेरिटरी पे एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है जो प्रेसिडेंट का एजेंट करके काम करता है। सो ये प्रेसिडेंट के कहने पे काम करेगा उस यूनियन टेरिटरी में जाके। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? तो ही इज एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉट हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उस तरह से हेड ऑफ द स्टेट नहीं होगा। जो हेड है यूनियन टेरिटरी के वो तो प्रेसिडेंट ही होंगे, बट ये उनका एजेंट होगा। तो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर की तरह ये जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर वो नहीं होता है। अब इनका नाम क्या होता है, इस एडमिनिस्ट्रेटर को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेसिडेंट जो है वो अलग अलग नाम, अलग अलग डेजिग्नेशन दे सकते हैं अलग अलग जगह के एडमिनिस्ट्रेटर को। जैसे कि किसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, किसी को चीफ कमिश्नर कहा जाता है, तो कभी इसको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है। तो देखते हैं ये वर्ड्स, ये जो है डेजिग्नेशन, ये कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो दिल्ली, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ होता है? तो चंडीगढ़ में, दादरा नगर हवेली में, दमन दीव में और लक्षद्वीप में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर ही कहा जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर जो होते हैं स्टेट के उनको भी अपॉइंट कर सकता है एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरीज के लिए, है ना। तो जो आजू बाजू यूनियन टेरिटरीज है या फिर एक दो यूनियन टेरिटरीज को एक करके सीधा गवर्नर को ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर करके रख लिया, सो ये भी कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट है वो। सो अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जो है यही एज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। सो इन दैट कैपेसिटी गवर्नर, अगर गवर्नर को रखा जाता है तो गवर्नर को इंडिपेंडेंटली एक्ट करना होगा ऑफिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होगा क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो है वहां पे हर जगह पे लेजिस्लेचर नहीं है। जैसे कि आपको पता है लेजिस्लेचर है दिल्ली में, पुदुचेरी में और जम्मू एंड कश्मीर में, बाकी जगह लेजिस्लेचर नहीं है, कोई मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होते वहां पे, खुद के हाउस नहीं होते। सो बाकी जगह आपको पता है गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ काम करता है, बट यहाँ पे उनको गवर्नर को इंडिपेंडेंटली काम करना होगा। सो उनके पास ये ऑप्शन नहीं होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, अगर वो इस तरह के यूनियन टेरिटरीज के अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं तो। सो ये सब हमने देखा तो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। अब हम आगे देखने वाले हैं कि स्पेशली दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इन तीनों के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा सवाल अगर आपके माइंड में आ रहा है तो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये तीन जगह ही वो जगह है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले यूनियन टेरिटरी जो है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर का, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली होने के कारण वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएज है, मेंबर्स होते हैं ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको पता है यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। सो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं और वहां पे चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके साथ साथ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये तीन यूनियन टेरिटरीज में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। ओके, तो चीफ मिनिस्टर। सो अब मैं आपको ये बता दूं कि पार्लियामेंट जो है कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ थ्री लिस्ट। तो ये सबसे पहले याद रखना है, इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज, ऑल्सो फॉर पुदुचेरी एंड दिल्ली एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर। तो सभी के लिए जो पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकता है तीनों लिस्ट पे। सो तीनों लिस्ट कौन कौन सी आपको पता है? एक लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपको ये भी पता है कि जो यूनियन लिस्ट है उस पे लॉ बनाने के काम होता है, जो वो यूनियन का के पास पावर है। स्टेट का जो लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट्स दिए उस पे पावर है स्टेट का, और कॉन्करेंट पे दोनों का पावर है। बट ये तीन यूनियन टेरिटरीज के लिए ऐसा नहीं है, बाकी सबके लिए तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। बट इन तीनों की अगर बात करें तो यहाँ भी ऐसा नहीं है, यहाँ चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, बट इनके भी जो सब्जेक्ट है उस पे भी लॉ बना सकता है, वो है पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के पास एक एक्स्ट्रा पावर है। द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है पुदुचेरी की कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। तो पुदुचेरी जो है वो भी बना सकता है और स्टेट भी और जो यूनियन टेरिटरी है वो भी बना सकता है। हालांकि जो दिल्ली का असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लॉज बना सकता है कोई किसी भी सब्जेक्ट पे स्टेट लिस्ट में जो है वो सिर्फ तीन चीजों को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। लैंड के लॉज होंगे
होंगे, पुलिस के लॉ होंगे या पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड जो भी लॉज है, वो दिल्ली में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन ही बना सकता है, जबकि पुदुचेरी में पूरे ही चीज़ों के लिए, पूरे ही सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे लॉ बनाया जा सकते हैं पुदुचेरी के गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक फ़र्क है दिल्ली और पुदुचेरी के इसमें। और कॉन्करेंट लिस्ट में भी यहाँ पे बनाए जा सकते हैं जो लॉज है वो दिल्ली में। सो इस तरह से दिल्ली और पुदुचेरी का जो है ये यहाँ पे इस तरह से प्रोविजन चलता है। बाकी कश्मीर के लिए अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के लिए से, तो लेजिस्लेटिव ऑफ जम्मू असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो लॉ बना सकता है किसी भी सब्जेक्ट पे स्टेट लिस्ट के दो सब्जेक्ट छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के। तो पुलिस के जितने भी लॉज है ये यूनियन खुद बनाएगा, पब्लिक ऑर्डर वाले लॉज भी यूनियन खुद बनाएगा। बाकी जो लॉज है वो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट पे भी लॉज बनाए जा सकते हैं जितने सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में जम्मू एंड कश्मीर में। सो ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है पुदुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली के और जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सी एक चीज होती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या है। सो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो होते हैं रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज, वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो रेगुलेशंस बना सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी रूल्स बना सकते हैं यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो किस चीज से रिलेटेड? तो पीस से रिलेटेड, कोई वॉर चल रहा है उसके लिए पीस से रिलेटेड कोई रूल्स बनाना है, उनके डेवलपमेंट यानी प्रोग्रेस से रिलेटेड, या फिर गुड गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी लॉ जो है रेगुलेशंस वो बना सकते हैं। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी में? तो अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, दादरा एंड नगर हवेली में और दमन दीव में प्रेसिडेंट खुद लॉज बना सकते हैं ये सब चीजों को लेके इन यूनियन टेरिटरीज में, याद रखिएगा। अगर हम बात करें पुदुचेरी की, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इस तरह के लॉज बना सकते हैं, बट इस चीज के लिए, इस तरह के रेगुलेशंस बना सकते हैं, बट इस चीज के लिए उनको जो असेंबली होती है वो असेंबली वहां पे अगर प्रेजेंट नहीं है तभी ये करने का अनुमति होती है। जैसे कि असेंबली अगर सस्पेंड हो चुकी है या फिर डिसॉल्व हो चुकी है, फॉर एग्जांपल 5 साल का टाइम खत्म हो चुका है या उसके पहले कुछ गड़बड़ हो गई है जिसके कारण ये डिसॉल्व हो गई है या सस्पेंड कर दी गई है असेंबली को, तब ये पुदुचेरी के लिए भी प्रेसिडेंट लॉज बना सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये जो रूल्स है जो प्रेसिडेंट ने बनाए हैं, मेड बाय प्रेसिडेंट, उसका उतना ही फोर्स होता है, सेम फोर्स होता है और इफेक्ट होता है जैसे कि एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया है वैसा ही। तो ऐसा मत समझिए कि प्रेसिडेंट ने बनाया है तो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ जो है उससे कम उसका लेवल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही लेवल होता है, एक ही फोर्स होता है, एक ही इफेक्ट होता है दोनों चीजों का। ये एक चीज है। उसके साथ साथ पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ हाई कोर्ट, है ना। तो हाई कोर्ट बनाया जा सकता है यूनियन टेरिटरीज में, जैसे कि दिल्ली में हाई कोर्ट बनाया गया है, या फिर उस यूनियन टेरिटरी का जो भी जुरिस्डिक्शन है वो किसी और हाई कोर्ट को भी दिया जा सकता है आजू बाजू के स्टेट का। जैसे कि दमन दीव दादरा नगर हवेली की बात करें तो महाराष्ट्र या बॉम्बे हाई कोर्ट के पास ये सब पावर्स है, उनके पास जुरिस्डिक्शन इन चीजों से रिलेटेड। तो ऐसा दिया दिया जा सकता है, या फिर सेपरेट हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के, तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो है, और वो कॉमन हाई कोर्ट है दो यूनियन टेरिटरीज के लिए, एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। तो ये चीज अच्छे से याद रखिएगा, ये है हाई कोर्ट वाली चीज जम्मू एंड कश्मीर के लिए। उसके साथ साथ अब हम देखते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली। दिल्ली के लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस है? तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 पास किया गया था, जिसके चलते एक स्पेशल स्टेटस दिया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का। उसको डेजिग्नेटेड किया गया, उसका डेजिग्नेशन जो है वो चेंज कर दिया गया और उसका नाम कर दिया गया द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सो दिल्ली से ये बन गया एनसीटी ऑफ दिल्ली। उसके साथ साथ डेजिग्नेटेड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उनका नाम जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उनका नाम कर दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया एडमिनिस्ट्रेटर। और इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये यहाँ पे काम कर गया। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि इट क्रिएटेड द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया दिल्ली में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी प्रोविजन यहाँ दिया गया दिल्ली को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ये सब प्रोविजन भी मिलते हैं। प्रीवियसली अगर बात करें तो दिल्ली हैड अ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना। तो इसके पहले वहां पे एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करता था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम किया करते थे, डेवलपमेंट का काम देखते थे। तो अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखते हैं, जब यहाँ पे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में पास कर दिया गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो स्ट्रेंथ है असेंबली की वो 70 है दिल्ली में। और ये सब जितने भी मेंबर्स आते हैं जिनको हम एमएलए कहते हैं, एमएलए, तो ये जितने भी एमएलएज है दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। हम लोग ही उनको चुन के देते हैं डायरेक्टली वोट करके। तो ये सब यहाँ पे चलता है। और इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए कंडक्ट करता है, जैसे कि बाकी स्टेट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है बाय यूनियन टेरिटरी, बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल conduct the election for Delhi.
ओके, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। उसके साथ साथ आपको ये बात बता दूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर बात करें दिल्ली के लिए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है वो 10% पे फिक्स की गई है। 10% यानी 70 का अगर हम 10% देखते हैं तो 7 होते हैं, तो 7 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक सीएम मिलके 7+1 ऐसा वहां पे टोटल स्ट्रेंथ है मिनिस्टर्स की, तो 7 मिनिस्टर्स और एक सीएम, एक चीफ मिनिस्टर, इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेंथ बनती है। चीफ मिनिस्टर जो है उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। बाकी जगह पे अगर आप देखोगे स्टेट्स में, तो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, बट यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो नहीं करते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट करते हैं दिल्ली में। अगर हम देखते हैं कि इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एलजी एंड हिज मिनिस्टर्स, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर्स जो है दिल्ली में, उनके बीच में अगर ओपिनियन में कुछ डिफरेंस आ गए, इन दोनों के जो मत है वो एक नहीं हो पा रहे हैं, तो एलजी जो है वो मैटर को प्रेसिडेंट के पास रेफर कर सकता है, और प्रेसिडेंट जो है वो फिर उस पर डिसीजन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट को जैसा ठीक लगता है वैसा। सो ये सब चीजें यहाँ पे चलती है। प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जा सकता है दिल्ली में, उसके लिए एलजी जो होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं, उनकी रिपोर्ट जरूरी होती है। वो रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे यूनियन के पास, और फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। प्रेसिडेंट के पास यहाँ रिपोर्ट दी जाती है और बाद में वहां प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया जा सकता है दिल्ली में। ये एक और चीज है, आपको पता है, इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल को। ऑलरेडी हम इमरजेंसी वाले जो टॉपिक था उसमें ये कवर कर चुके हैं। उसके साथ साथ ऑर्डिनेंस जो है वो एलजी ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है आपको पता है? जब हाउस जो होता है सेशन में नहीं होता है, तो कोई सत्र शुरू नहीं होता है, तो हाउस जब सेशन में नहीं होता है तब ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है अगर कोई लॉ बनाने की, तो वो एलजी कर सकते हैं, एलजी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, जिस तरह से स्टेट में गवर्नर ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ये जो है प्रोमलगेट और एंड विड्रॉ ओनली विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को पूछ के ही लागू कर सकते हैं, प्रोमलगेट कर सकते हैं और विड्रॉ यानी निकाल भी ले सकते हैं। प्रेसिडेंट को पूछना जरूरी होता है पर दिल्ली के यूनियन टेरिटरी के लिए। तो ये सब यहाँ पे दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक्ट जो था वो था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 1991। ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि एडवाइजरी कमेटी जो है यूनियन टेरिटरी के लिए वो बनाई गई है ताकि उनका विकास हो सके अच्छे से। तो हम देखते हैं कि अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है उनके अंडर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स जो होते हैं 1961 के, उसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसको नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया। जितने भी मैटर्स है यूनियन टेरिटरीज के रिलेटिंग टू लेजिस्लेशन यानी लॉ बनाने से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड, ये सबसे रिलेटेड जितने भी मैटर है वो सब किसके अंडर आते हैं? तो होम अफेयर्स जो होती है मिनिस्ट्री, उसके अंडर आते हैं यूनियन टेरिटरीज के। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ 1961 कहता है, ये याद रखिएगा। उसके साथ साथ जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, ऑल द यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, जिनके यहाँ पे हाउस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि दमन दीव के पास नहीं है, दादरा नगर हवेली के पास नहीं है, ऐसे सभी के पास नहीं है, सिर्फ 3 लोगों के पास अपने हाउस है, लेजिस्लेचर है। वो 3 होते हैं दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। बाकी जितने भी है वहां पे एक फोरम बनाया जाता है होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी का, जिसको HMAC कहा जाता है, होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी। ये कमेटी होती है एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी कमेटी, AAC भी इसको कहा जा सकता है। ये कमेटी काम करती है जिस तरह से यहाँ पे लॉ मेकिंग का काम बाकी यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर करता है, वैसे ही जहाँ लेजिस्लेचर नहीं होता है वहां पे ये फोरम काम करता है। ये एक बहुत ही एक फैक्चुअल चीज है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है और या फिर जो इलेक्टेड मेंबर्स है लोकल बॉडीज के, ये जितने भी होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत से आए हुए या म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वो यूनियन टेरिटरीज में जितनी आती है वहां से आए हुए जो मेंबर्स है, ये कमिटी जो होती है ना, ये यहाँ पे जो कमिटी मैंने बताई, इसके मेंबर यही लोग होते हैं। तो ये कौन होते हैं? एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, या फिर दूसरे लोकल बॉडीज में, ये यूनियन टेरिटरीज में जो लोकल बॉडीज होते हैं वहां से चुन के आए हुए लोग इस कमिटी के मेंबर करके काम करते हैं। तो इस तरह से ये एडवाइजरी कमिटी काम करती है फॉर यूनियन टेरिटरीज, एडवाइस देने के काम करती है कि क्या लॉज बनने चाहिए इस यूनियन टेरिटरी के लिए, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या चीजों की जरूरत है डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब चीजों के लिए एडवाइजरी कमेटी यूनियन टेरिटरीज में काम करती है। इस तरह से आपको अभी पता चल चुका है कि यूनियन टेरिटरीज क्या होती है। अब मैं आपको कुछ फैक्चुअल चीजें बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो वहां पे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, यूनियन टेरिटरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, ये 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें अंडमान निकोबार की। वहां जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। जुडिशियरी जो है वो अंडर कैलकाटा हाईकोर्ट आता है अंडमान निकोबार। चंडीगढ़ जो होता है वहां एग्जीक्यूटिव को एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। उसके साथ साथ ये अंडर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आता है चंडीगढ़।
दादरा एंड नगर हवेली जो है वहां पे एग्जीक्यूटिव का एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आता है। दमन दीव जो है वहां भी एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है एग्जीक्यूटिव को, ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आता है। दिल्ली में एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं। ऐसे तीन तीन एग्जीक्यूटिव वहां पे पाए जाते हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, प्रेजेंट है दिल्ली में, और इसका खुद का सेपरेट हाई कोर्ट है। ये किसी हाई कोर्ट के अंडर नहीं आता है, दिल्ली के लिए अपना खुद का सेपरेट हाई कोर्ट है। हम अगर लक्षद्वीप की बात करें तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, लेजिस्लेचर यहाँ पे नहीं है। और जुडिशरी की बात करें तो ये कैलकाटा हाईकोर्ट के अंडर आता है, सॉरी केरला हाईकोर्ट के अंडर आता है। पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। ये लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे प्रेजेंट है, ये अंडर मद्रास हाईकोर्ट आता है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं। और ये जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे प्रेजेंट है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये अंडर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट आता है। जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के अंडर जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी आती है। अगला अगर हम देखते हैं लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक ही होते हैं क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। उसके साथ साथ वो जो है लद्दाख ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंडर आता है। सो ये हाई कोर्ट वाली चीजें थी, कौन सा यूनियन टेरिटरी कौन से हाई कोर्ट के अंडर आती है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो हमारा फैक्ट था रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो ये यूनियन टेरिटरी वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने जो जो चीज़ें पढ़ी वो थे उसके बेसिक्स। हमने पढ़ा कितनी यूनियन टेरिटरीज है, हमने ये भी पढ़ा कि बनाई क्यों जाती है यूनियन टेरिटरीज, रीजंस क्या होते हैं, कैसे बनाई गई है यूनियन टेरिटरीज, उसके साथ साथ रीजंस क्या थे ये देखा हमने। यहाँ पे ये भी देखा कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस देखे, जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ हमने एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता है यूनियन टेरिटरीज का वो देखा हमने। उसके साथ साथ दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें देखी हमने। पावर्स देखे प्रेसिडेंट के क्या है, हमने स्पेशल प्रोविजन दिल्ली के लिए क्या है ये देखे, हमने एडवाइजरी कमेटी देखी यूनियन टेरिटरीज के लिए जो होती है, हमने यहाँ पे कुछ हाई कोर्ट्स के बारे में स्टडी किया। अब हम देख लेते हैं आखिरी जो चीज़ है वो है आर्टिकल्स जो है यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड वो और उनके टाइटल्स। तो सबसे पहले 239 आर्टिकल, उसमें दिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 239 ए में दिया है लोकल लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या दोनों भी यूनियन टेरिटरीज में बनाए जा सकते हैं। ओके, सो यूनियन टेरिटरी में अगर आप बना चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रख सकते हैं या दोनों रख सकते हैं, ये चीज़ें 239A ये पावर देता है। 239AA एक स्पेशल प्रोविजन देता है विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। 239AB जो है उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है ये फेल हो जाती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ये 239AB कहता है। 239B पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो है जो ऑर्डिनेंस लगाने के पावर देता है जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है, ये आता है 239B से, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आर्टिकल 240 पावर देता है प्रेसिडेंट को कि कोई भी लॉ बना सकते हैं कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए, ये भी हमने देखा। आर्टिकल 240 जो है वो हाई कोर्ट के लिए होता है यूनियन टेरिटरीज के लिए, ये भी हमने देखा। आर्टिकल 242 जो है ये रिपील किया गया है, जो कुर्ग ये जो रीजन था इससे रिलेटेड था, जो अभी रिपील हो चुका है, जो अभी खत्म कर दिया गया है, तो इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। सो ये रिपील हो गया है। सो इस तरह से इतने सारे आर्टिकल्स आज हमने स्टडी किए और आई होप कि आप अभी ये जो क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में दिया था मेंस का क्वेश्चन, वो आप अभी लिख सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि इसी तरह मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करता रहूँ। फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज को श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेरे बारे में और जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। श्रेयस बड़ी @gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो इस तरह से आज हमारा लेक्चर रहा जो कि था यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक के आर्टिकल्स हमने आज स्टडी किए। और आप इसी तरह रेगुलरली पढ़ाई करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे, स्मार्ट वर्क करते रहे, अपने हेल्थ का ख्याल रखते रहे, उसके साथ साथ अब अच्छे से आंसर राइटिंग करें, MCQ सॉल्व करें। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।